नमस्कार मित्रों। आशा है आप लोगों का संडे अच्छा बीत रहा होगा। लेकिन ये आपका संडे थोड़ा आपको परेशान करने के लिए एक प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ मैं। तो आप लोग इसे देखिएगा। जैसा आप लोग जानते हैं ना कि कल हमें हमारे स्कूल को सीबीएसई की मान्यता भी औपचारिक रूप से मिल गई है। कुछ फॉर्मेलिटीज बची हुई थी, तो साहब की तरफ से वो पूरा करके अब हमारा औपचारिक जो लेटर था मान्यता संबंधी, वो भी कल आ गया है। साहब ने कल शेयर किया था ग्रुप में, आप लोगों ने देखा होगा। और साहब ने कुछ दिन पहले मुझसे कहा था कि एक वेबिनार है सीबीएसई का, जो इंटरनल असेसमेंट पे या फिर कहिए कि जो असेसमेंट पॉलिसी है सीबीएसई की, उस पर बेस्ड था। तो ये वो एक वेबिनार था, ये 6 अगस्त को था। तो ये साहब ने मुझसे कहा था कि इसको अटेंड कर लें। तो इस वेबिनार में क्या क्या बातें हुई, कैसे सब हुआ, वो मैं आपके साथ इसमें शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, स्कूल खुल गया है तो अब स्कूल सीबीएसई का अगर हो गया है तो हम सबकी जिम्मेदारी है ना कि हम परफेक्ट काम करें। तो सीबीएसई की जो भावना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इस वेबिनार को आप किसी भी समय यूट्यूब पर देख सकते हैं। ये इसका लिंक दिया हुआ है। ये जो लिंक है, ये आप इसको अगर टाइप करेंगे अपने वेब ब्राउजर में तो ये सीधे आपको यूट्यूब में ले जाएगा। ये छोटे अक्षरों में है, मैं अभी यही वाला लिंक बड़े अक्षरों में भी आपके इसमें लिखा हुआ है। और फिर मैं आपके फ़ोन में भी इसको शेयर कर दूंगा, अगर आप चाहें तो इसे जब चाहें देख सकते हैं। ये उपलब्ध रहता है वेबिनार। तो इस वेबिनार में जो बातें कही गई हैं उस पर थोड़ा सा आज मैं प्रकाश डालूंगा। पहली बात तो ये है ना कि हमारा जो सिलेबस है, सीबीएसई का जो सिलेबस है, अब हमारा ये कहेंगे क्योंकि सिक्स्थ, नाइन्थ और इलेवंथ, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे अंग्रेजी मीडियम हो, वो हमें इसी तरीके से पढ़ाना है जैसे साहब के निर्देश हैं। और इसी के हिसाब से मूल्यांकन भी करना है। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि अपने अपने विषय का हम पाठ्यक्रम देख लें। कि जैसे ये है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट का लिंक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप भी अपने फोन से इसे देख के अपने विषय का सारा पाठ्यक्रम देख सकते हैं। वैसे एक दिन हमने आपको सभी के लिए सभी विषयों के मैंने ग्रुप में डाल दिए थे। सभी विषयों के पाठ्यक्रम ग्रुप में डाल दिए थे। तो ये हाई स्कूल स्तर का है, और उसके बाद ये इंटर स्तर का है। तो अब इस बार से क्या नया किया है सीबीएसई ने? सीबीएसई ने ये कर दिया है कि पूरे पाठ्यक्रम को 2 टर्म में डिवाइड कर दिया है। अभी तक 100 नंबर का एक एग्जाम होता था एनुअल। तो इस बार से इन्होंने क्या कर दिया कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म करके बांट बांट दिया है ये। तो फर्स्ट टर्म में 50% कोर्स आएगा, जैसे कि आपके हर सब्जेक्ट के सिलेबस में लिखा हुआ है ये। तो अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को एक बार जरूर देख लेना है हमें। तो फर्स्ट टर्म जो है वो 50% सिलेबस और 50% मार्क्स का होगा। और जो सेकंड टर्म है वो भी फर्स्ट टर्म की तरह ही 50% जो रिमेनिंग है। फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म के क्वेश्चन नहीं आएंगे, और सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो सेकंड टर्म भी 50% वेटेज का होगा, 50% सिलेबस को भी कैरी कर रहा है। अब इसमें कुछ बड़ी गजब की चीजें हुई हैं, क्योंकि हम उत्तराखंड बोर्ड के हैं ना। तो उत्तराखंड बोर्ड में इतने डिटेल से ये दिया नहीं रहता है। जैसे कि मैंने जो 11th वालों को मैथ्स पढ़ाई, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर पढ़ा दिए बैक टू बैक। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, जैसा कि मैं ये 17-18 सालों से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, वैसे ही मैंने 4 चैप्टर स्टार्टिंग के पढ़ा दिए। लेकिन जब मैंने सिलेबस देखा टर्म वाइज, तो उसमें पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है फर्स्ट टर्म में, और उसके बाद सीधे पांचवा चैप्टर है फर्स्ट टर्म में। तो तीसरा और चौथा चैप्टर जो मैंने पढ़ाया वो इस हिसाब से बेकार हो गया, क्योंकि फर्स्ट टर्म में वो नहीं आना है, वो सेकंड टर्म का कोर्स था। तो आप लोगों ने भी अपना सिलेबस जरूर देख लिया होगा अच्छे से, कि कौन से चैप्टर इस वाले टर्म में आएंगे, उन्हीं को हमें पढ़ाना है। नहीं तो बच्चों को भी नुकसान होगा और हमें भी दिक्कत होगी कॉपी चेक करने में। तो ये एक बार आप सिलेबस जरूर देख लीजिए कि फर्स्ट टर्म में एक्चुअली है क्या क्या, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, बहुत साफ से लिखा हुआ है। तो ये तो हमें पहले देख लेना है कैरिकुलम, इसका भी मैं लिंक आपको अभी शेयर करूंगा। दूसरा, जो ये वेबिनार की मैंने बात कही थी, जिस वेबिनार में अटेंड हुआ था मैं उस दिन, उसकी जो मुख्य बातें थी फर्स्ट टर्म के लिए, देखिए इसमें दोनों टर्म की बात कही गई थी, फर्स्ट टर्म की भी और सेकंड टर्म की भी। जो सीबीएसई के टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो आईएएस थे उसमें मैक्सिमम। तो कुछ आईएएस थे, कुछ वहाँ के एक्सपर्ट भी थे जो शिक्षाविद होते हैं। तो उन्होंने जो टॉक की, उन्होंने जो बातें रखी हैं,
वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों के लिए गई थी, लेकिन यहाँ मैं केवल फोकस कर रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म जो हमारा है वो कैसा होगा। तो फर्स्ट टर्म में ये नवंबर दिसंबर में होने की संभावना है इसकी। और सीबीएसई ने ये कहा है कि ये 8 हफ्ते का इसमें एक विंडो पीरियड होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आज शुरू हो और एक हफ्ते में खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। 8 हफ्ते का टाइम रहेगा। जब ये डिक्लेयर करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो इतने तारीख से होगा, तो 8 हफ्ते में, क्योंकि वो कह रहा है कि देश के पूरे देश में होना है और बल्कि विदेशों में भी होती है सीबीएसई के एग्जाम। तो वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए ये टाइम फ्रेम 8 हफ्ते का रहेगा। तो 8 हफ्ते के अंदर हमारे ये टर्म एग्जाम होंगे और मोस्ट प्रोबेबली नवंबर या दिसंबर में होंगे। दूसरी बात ये थी कि अवधि कितनी होगी इस एग्जाम की। तो ये एग्जाम 90 मिनट का होना है। 1.5 घंटे का ये पीरियड का एक एग्जाम होगा हर सब्जेक्ट का। कितने नंबर का होगा, तो जैसे मैंने बताया कि 50% वेटेज है इसमें। 50% जितने टोटल मार्क्स हैं। 50% में इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे हमारा मैथ्स में है तो 100 नंबर का पेपर होता है ना जैसे। तो अब ये 100 नंबर का नहीं, 50 नंबर का होगा। 50 मतलब हाफ का होगा, हाफ का। ऐसे जैसे हमारे यहाँ हाई स्कूल में एक सब्जेक्ट चलता है कला, पेंटिंग। तो पेंटिंग में केवल 30 नंबर की थ्योरी है शायद। तो 30 नंबर की थ्योरी है तो उसका 50% होगा, तो 15 नंबर का रिटर्न आएगा बस खाली। ठीक है ना। तो ये हर सब्जेक्ट में अलग अलग है, तो जितने नंबर का आपका सब्जेक्ट है उसका ये 50% वेटेज रखेगा। दूसरा, पाठ्यक्रम भी इसका फर्स्ट टर्म का पाठ्यक्रम बिल्कुल निश्चित है। वो जैसे मैंने कहा था उस पिछले वाले में कि पाठ्यक्रम देख लें। हम सभी को देख लेना चाहिए अपने अपने सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम। और फर्स्ट टर्म के पाठ्यक्रम जितना लिखा है उसी में से क्वेश्चन आएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये टोटली एमसीक्यू टाइप होगा। मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें, बहुविकल्पीय प्रश्न। और उनके 4 उत्तर होंगे। सीबीएसई इतने डिटेल में हर चीज बताता है ना कि 4 नंबर 4 इसके ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन सही होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये सारी चीजें एमसीक्यू टाइप का होगा ये पेपर, 90 मिनट का जो है। और होगा पेन एंड पेपर बेस्ड, मीन्स स्कूल में आके बच्चों ने करना है ये। और अगर परिस्थितियां अनुकूल रही तो नवंबर दिसंबर में, उसका भी जिक्र उन्होंने किया है। आगे मैं आऊंगा इस बात पे कि अगर लॉकडाउन नहीं लगा तब तो स्कूल में होगा, और नहीं तो ऑनलाइन कैसे होगा, कितना उसका वेटेज होगा, कम हो जाएगा वेटेज उसका फिर। तो वो बाद में भी मैं बता रहा हूँ। दूसरा, कि कोई भी क्वेश्चन है, जितना आपने 90 90 मिनट का जो एग्जाम देना है, उसमें जितने क्वेश्चन आप दें उसमें किसी क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस नहीं है। मीन्स जैसे आपने फिफ्थ क्वेश्चन दिया, तो फिफ्थ क्वेश्चन में अथवा करके चॉइस नहीं देनी है। बट जैसे आपने पेपर आपका सेक्शन बटा हुआ है, अगर सेक्शन का अर्थ ये हुआ कि जैसे आपने माना 30 क्वेश्चन दिए और उसके 3 सेक्शन कर दिए। पहले 2 चैप्टरों को एक सेक्शन बना दिया, बाद के 2 चैप्टरों को दूसरा सेक्शन बना दिया, ऐसे करके। तो फर्स्ट सेक्शन में माना आपके 10 क्वेश्चन हैं, तो सीबीएसई ये कहता है कि उस सेक्शन में 25 से 30% क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दो। मीन्स 10 की जगह, अब 10 का 25% करीब हुआ, 3 क्वेश्चन हो गए ना। 3 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन दे दो उस सेक्शन में। तो 13 क्वेश्चन दे के ऊपर लिख दो, स्टार्टिंग में ही लिख देना है कि इस सेक्शन में से आपको 10 क्वेश्चन बनाने हैं। तो 13 में से 10, तो पूरे सेक्शन में होगा इंटरनल। इंटरनल चॉइस तो नहीं होगी, पूरे सेक्शन में चॉइस होगी कि कौन कौन से क्वेश्चन बनाएगा। और इसके चेक करने का भी एक मेथड उन्होंने बताया है कि फर्स्ट 10 क्वेश्चन हमें चेक करने हैं। जैसे हमने 10, पहले सेक्शन में हमारे 10 क्वेश्चन हमने बच्चे को दिए हैं, 13 में से 10। तो बच्चे ने 13 के 13 बना दिए माना, 13 के 13 में उसने टिक लगा दिया। तो हमें फर्स्ट 10 चेक करने हैं, ये बात कही है उन्होंने। क्योंकि चॉइस अगर एमसीक्यू है तो हमें 10वें नंबर का भी लिए भी हमें चॉइस देनी पड़ेगी, 11 नंबर के लिए भी देनी पड़ेगी, 12वें नंबर के भी देनी पड़ेगी, और 13वें नंबर के क्वेश्चन के लिए भी चॉइस वो देनी पड़ेगी ना। ओएमआर सीट जो हम देंगे, ओएमआर सीट में हमें ये बातें गोला लगाने के लिए जगह देनी पड़ेगी। तो अब हम उन 13 क्वेश्चंस में से किन क्वेश्चनों को चेक करें, तो सीबीएसई कह रहा है कि फर्स्ट 10 क्वेश्चनों को चेक चेक करनी है हमें। तो ये बात भी हमें देखनी है। दूसरा, ये कह रहा है प्रश्न पत्र जब हम बनाएं तो हर जो सेक्शन है, माना 3 हमारे सेक्शन हैं अगर किसी क्वेश्चन पेपर में, तो हर सेक्शन को नए पन्ने से प्रारंभ करना है। मतलब पहला सेक्शन एक पन्ने में आएगा, दूसरा सेक्शन दूसरे पन्ने में आएगा पेपर में, ताकि बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो। और उसमें साफ साफ ये लिखा होना चाहिए कि इस सेक्शन से कितने प्रश्न करने हैं। ये सीबीएसई ने उस दिन जो वेबिनार हुआ था 6 अगस्त को, उसमें ये बातें रखी। दूसरी बात है कि अब कि ये अब जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं जितना समझ पाया हूँ
कि पेपर तो शायद हम ही लोगों को बनाने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम लोगों को पेपर बनाने पड़ेंगे ना तो हमें पहले से बहुत तैयारी करनी पड़ेगी एक्चुअली। क्योंकि ये पेपरों का एक उनका स्कीम आती है, एक मार्किंग स्कीम। तो सीबीएसई ये कह रहा है कि हम मार्किंग स्कीम पहले से उपलब्ध करा देंगे। तो मैंने इससे ये अनुमान लगाया कि शायद पेपर हम ही को बनाने पड़ेंगे, बोर्ड से या सीबीएसई से पेपर नहीं आएंगे। और अगर वो पेपर देंगे भी तो 10th और 12th के पेपर देंगे। लेकिन इसी वेबिनार में एक बात ये कही है उन्होंने कि 9th में एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे 10th में होता है एग्जाम, ताकि बच्चा बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके। और बिल्कुल ऐसे ही 11th में मार्किंग, इंटरनल असेसमेंट सब कुछ बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि 12th में वो करेगा। तो अगर पेपर आएंगे भी तो 11th और 9th के तो नहीं आएंगे, लग रहा है मुझे, जैसा मैं वो सुन के उनकी बातें समझ पाया हूँ। और फिर भी अगर आप उस वेबिनार को देखेंगे तो कुछ और चीजें इसमें निकल के आएंगी। और बेहतर यही है यार, ये पेपर हमें न बनाना पड़े एक्चुअली। क्योंकि पेपर में इतनी बातें इसने रखी हुई हैं। जैसे प्रश्न पत्रों के प्रारूप में ये कह रहा है कि उसमें नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन 50% होने चाहिए, नंबर एक बात। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन 30% होने चाहिए। और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन 20% होने चाहिए। अब इसमें दिक्कत ये है ना कि हमने इतनी मेहनत कभी क्वेश्चन पेपर बनाने में हम करते नहीं है, हमने की नहीं है, तो हमारी आदत नहीं है। तो अब यहाँ तो ये बनाने पड़ेंगे हमें क्वेश्चन इसी टाइप से। और इसमें भी अभी और ये है कि जैसे नॉलेज बेस्ड 50% क्वेश्चन है, इसमें 30% ईजी होने चाहिए, 10% मीडियम होने चाहिए, मीडियम डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए उनका, और 10% डिफिकल्ट होने चाहिए। ऐसी एप्लीकेशन बेस्ड में 10% इजी क्वेश्चन होने चाहिए, 10% मीडियम होने चाहिए और 10% डिफिकल्ट होने चाहिए। और ये रीजनिंग बेस्ड जो क्वेश्चन है, इसमें इजी एक भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, 10% मीडियम और 10% डिफिकल्ट होने चाहिए। ये सारे विषयों के लिए है एक्सेप्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। लैंग्वेज सब्जेक्ट में ऐसा नहीं हो सकता ना कि नॉलेज बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, क्योंकि एप्लीकेशन वहाँ ऐसा नहीं होता है एज सच, और रीजनिंग भी नहीं होती। तो भाषा वाले विषयों के लिए यही तीन चीजें ऐसे बदल गई हैं। एक्सेस और रिट्रीव, एसेस और रिट्रीव, मतलब वो एसेस रिट्रीव मतलब वो जैसे गद्यांश है, गद्यांश में से वो कैसे एसेस करता है उसको, और कैसे सूचनाएं उससे रिट्रीव करता है। तो उसका 50% वेटेज है भाषा वाले विषयों में। और उसमें भी बिल्कुल वैसा ही है पैटर्न जैसे नॉलेज बेस्ड में था ना, 30 इजी, 10 मीडियम और 10 डिफिकल्ट, ऐसा। भाषा वाले विषयों में दूसरी जो इनकी मार्किंग स्कीम है वो है कि इंटीग्रेट और इंटरप्रेट कैसे करता है वो। अगर आप कोई सूचना उसको दी गई है तो उस सूचना का वो क्या मतलब निकालता है, वो इंटरप्रेट करना शायद इसी को कहते हैं। तो 30% क्वेश्चन इस पर बेस्ड होंगे, और ये इसका डिफिकल्टी लेवल है, इजी, मीडियम और डिफिकल्ट। और तीसरा इसमें है रिफ्लेक्ट एंड इवेल्युएट। मीन्स कि वो अपने विचारों को रिफ्लेक्ट कैसे करता है। तो ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिससे कि हम ये देख सकें कि वो अपने विचार कैसे व्यक्त कर रहा है, और इवेल्युएट कैसे कर रहा है सिचुएशन को। तो 20% क्वेश्चन इस पर बेस्ड होने चाहिए। तो अगर हमें क्वेश्चन पेपर बनाने पड़े तो हमें पहले से इसकी तैयारी रखनी होगी, क्योंकि ये मुझे तो नहीं लगता कि मैथ्स में मैं इसे एक दिन में क्वेश्चन पेपर बना पाऊंगा। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। तो मुझे तो कम से कम 10 दिन चाहिए होंगे एक क्वेश्चन पेपर में, एक क्वेश्चन ढूंढने के लिए, अगर मैं ठीक से पेपर बनाऊं तो। तो बाकी इसमें जैसी स्थिति बाद में होगी, हम इसे क्लियर करते चले जाएंगे, वो हम बात करते रहेंगे इस पे। अब इस पर कुछ हमारे पास मैंने वेब लिंक दिए हैं। पाठ्यक्रम आप सीबीएसई की इस साइट पर जाके देख सकते हैं अपने विषय का। और ये जिस वेबिनार से मैं ये आपके लिए चीज़ें लेके आया हूँ, ये वेबिनार आप यूट्यूब में इस लिंक पे देख सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट लिंक मुझे आज मिला है, जो कि फिजिक्स प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, बायोलॉजी प्रैक्टिकल और मैथमेटिक्स की जो लैब मैनुअल्स हैं वो आपको इस एड्रेस पर मिलेंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मैथमेटिक्स में तो कक्षा 6 से लेके 12 तक के लैब मैनुअल हैं इसमें। तो चूंकि हमारी 6 और 11 दो क्लासेस, 6, 9, 11 अभी चल रही हैं सीबीएसई की, तो मैथमेटिक्स में जो लैब एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उस लैब एक्टिविटीज़ का पूरा विवरण उनमें दिया हुआ है। और आपने देखा होगा जो 11th के ग्रुप में मैंने पहली एक्टिविटी भी एक शेयर की है बच्चों के साथ। तो तो फिजिक्स में कैसे प्रैक्टिकल होंगे, केमिस्ट्री में कैसे होंगे, बायोलॉजी में कैसे होंगे, ये सब हम इस वाले एड्रेस से बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अब उस वेबिनार में जो स्पेशल फोकस था, जो मुख्य फोकस था सभी का, वो इस पर था कि इंटरनल असेसमेंट कैसे करें हम। तो ये बड़ा टिपिकल सब टॉपिक है और बड़ा भारी भी है ये। तो एक ये सीबीएसई ने एक इंटरनल असेसमेंट के लिए एक गाइड निकाली हुई है, यही हमारे इसी 2021 और 22 सेशन के लिए, और 9th से लेके
ट्वेल्थ तक की है ये गाइड। तो इस पर जरा सा मैं जा रहा हूँ, और इसको भी मैं अभी इसको भी मैं भेज दूंगा आपको, ये पूरी गाइड भेज दूंगा। तो इसको भी हम सबने पढ़ लेना है। तो इसमें मैंने खास खास चीजें कुछ हाईलाइट की हैं। आप लोग अगर इसको देख सकें तो ये हमारे लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी। जैसे क्या देखने की बात कह रहा हूँ, जैसे नाइन्थ और टेंथ में हम असेसमेंट कैसे करेंगे इंटरनल। तो नाइन्थ टेंथ में जो सब्जेक्ट 80 नंबर के हैं, तो इसमें लगभग सभी सब्जेक्ट आ गए हमारे, एक ड्राइंग पेंटिंग को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट मेरी समझ में 18 मार्क्स के हैं। तो 80 मार्क्स में कैसे इंटरनल असेसमेंट होना है, टर्म में 18 मार्क्स के उसमें इंटरनल असेसमेंट की बात हो रही है, तो 10 नंबर का होगा हर सेशन में, हर टर्म में, मतलब 10 नंबर का फर्स्ट टर्म में और 10 नंबर का सेकेंड टर्म में। और इस 10 नंबर का जो असेसमेंट है, इस 10 नंबर के असेसमेंट को भी कैसे बांटा गया है, इस 10 नंबर के असेसमेंट में तीन तो टेस्ट होंगे, पीरियडिक टेस्ट, जो मंथली टेस्ट जिसको हम कहते हैं, वो तीन होने हैं। और सीबीएसई कहता है कि ये रेस्ट्रिक्टेड हैं। रेस्ट्रिक्टेड है मतलब इससे ज्यादा नहीं लेने हैं, हमें ये कह रहा है कि रेस्ट्रिक्टेड टू 3 टेस्ट इन ईच सब्जेक्ट इन ए ईयर, मतलब पूरे साल में 3 टेस्ट लेने हैं हमें। और और एज पर द सिचुएशन, ये भी कह रहा है अभी, एज पर द सिचुएशन। और कह रहा है कि फर्स्ट टर्म में आप एक टेस्ट लो और दूसरे टर्म में आप 2 टेस्ट ले लेना। तो ऐसा सीबीएसई ने गाइडलाइन में अपना कहा हुआ है कि 3 टेस्ट मैक्सिमम लेने हैं एक टर्म में। जो फर्स्ट टर्म है उसमें एक ही टेस्ट होगा, और जो दूसरा टर्म है उसमें 2 टेस्ट होंगे। तो पहला जो ये 10 नंबर का हम मार्किंग करेंगे फर्स्ट टर्म में, उस फर्स्ट टर्म में तो टेस्ट होंगे एक, तो सेकंड टर्म में भी टेस्ट हुए, बाकी के 2 टेस्टों की बात हो गई। और एक ये है मल्टीपल असेसमेंट, जो है हम क्लासरूम में जो करते हैं ना, अपना पढ़ाते पढ़ाते जो हम असेसमेंट करते हैं, तो क्लासरूम पेडागोजी पे जो हम करेंगे, उसमें कह रहा रोल प्ले हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन हम जब कराते हैं, या कोई क्विज करते हैं, या कोई कंसेप्ट मैप बनाते हैं, ठीक है, कोई डिबेट करते हैं, कोई हम रिसाइटेशन करते हैं किसी कविता विता का, स्किट, कोई छोटा सा रोल, कोई ना छोटा सा अभिनय वो करते हैं, और आर्ट इंटीग्रेटेड कोई एक्टिविटी करते हैं। जैसे आपने कोई चैप्टर दिया घर को करने के लिए, तो बच्चे ने वो बहुत बढ़िया सा पेंसिल से रंग के नहीं करते, पन्ने को बहुत रंगीन बना के बच्चे करते हैं, तो वो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट कहलाता है एक्चुअली। जब तक पिछली बार हमारी बच्ची पढ़ती थी नाइन्थ में, तो मैं इसलिए परेशान रहा कि आर्ट इंटीग्रेटेड जो एक्टिविटी होती है ये होती क्या है एक्चुअली। तो आज जब मैंने थोड़ा पढ़ा ये, तो मुझे ये समझ में आया कि आर्ट इंटीग्रेटेड जो प्रोजेक्ट है, उसका अर्थ ये हुआ कि प्रोजेक्ट को आप अगर आर्ट, कोई आर्ट है, कोई फॉर्म है आर्ट का, आपने बहुत बढ़िया ड्राइंग बना दी उसमें, अपने पन्नों को बहुत अच्छे से रंग के दिखा दिया आपने, वो जो प्रोजेक्ट है उसको कुछ उसमें गा के सुना दिया, कोई उस पर डांस कर दिया, या कोई रोल प्ले कर दिया, कोई छोटा स्किट कर दिया, तो छोटा सा अभिनय कर दिया कोई, तो ये सब आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट में आ जाता है। तो जितना मैं समझ पाया हूँ, और आप लोगों से अनुरोध है कि आप भी इसको समझिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या मैं सही समझ रहा हूँ या नहीं। तो जो हमारा ये असेसमेंट है 10 नंबर का, ये 3 टॉपिक को होना है। एक तो पीरियडिक टेस्ट होने हैं इसमें, एक जो मल्टीपल असेसमेंट हम क्लासरूम में करते हैं उस पर होगा, और एक पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो मीन्स जितना भी आपने काम कराया है बच्चों से, कोई आपने प्रोजेक्ट दिया, कोई ऐसे लिखने को दिया, मैथ्स की कोई एक्टिविटी कराई, तो वो पोर्टफोलियो कहलाएगा। उसने जो बनाया है एक फोल्डर जैसा, सारा सामान जिसमें है, तो उस पर बेस्ड होगा ये। ठीक है, तो 3 नंबर तो टेस्ट के हैं, और दो, नहीं नहीं, ये 3 नंबर 2 नंबर होगा शायद ना, हाँ, 3 नंबर है टेस्ट के, 2 नंबर हैं आपके जो क्लासरूम में आप असेसमेंट कर रहे हैं उसके, 2 नंबर हैं पोर्टफोलियो के, और 3 नंबर हैं जो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है। आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मतलब कोई प्रैक्टिकल वर्क हो सकता है, जैसे साइंस में है, हिंदी में स्पीकिंग या लिसनिंग एक्टिविटी हो सकती है, और बाकी सब्जेक्ट के लिए प्रोजेक्ट हो सकता है। तो प्रोजेक्ट के बारे में ये जो 3 स्टार लगे हैं, इस 3 स्टार का अर्थ ये है कि ये आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है। 14 मई 2020 से ये आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का एक ऑर्डर आया था। उस ऑर्डर को आप, ये है ऑर्डर का सर्कुलर नंबर, ये है नंबर ACAD 33/2020 लिखा है ना, जो ये सर्कुलर हैं। तो ये सारे सीबीएसई की जो वेबसाइट आप, मैंने अभी बताई थी कि इस वेबसाइट पर जाके आप खोल लीजिए, तो उस वेबसाइट पे जाके आप इन्हें देख सकते हैं कि इस ऑर्डर में क्या किया गया है। और जहां तक मैं समझ पाया हूँ, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का अर्थ ये हुआ कि अपने प्रोजेक्ट में कुछ आर्टिस्टिक वैल्यू अगर आप रख दो, तो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट हो जाता है।
ठीक है। तो ये सारे हाई स्कूल के उन सब्जेक्ट के लिए है जिसमें 80 मार्क्स का रिटर्न होता है। तो 20 मार्क्स का इसमें इंटरनल होगा। फर्स्ट टर्म में 10 नंबर, सेकंड टर्म में 10 नंबर। उसके बाद हमारे यहाँ और ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। फिर हमारे पास सीधे ये पेंटिंग आ जाती है। पेंटिंग है हमारे वाले हमारे स्कूल में। तो पेंटिंग में 30 नंबर की थ्योरी होनी है और 70 नंबर का होना है वो इंटरनल असेसमेंट। इस 70 नंबर में 35 नंबर का फर्स्ट टर्म में, 35 नंबर का सेकंड टर्म में। इस 35 नंबर का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिलेबस में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। 35 नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ये वहाँ सब लिखा हुआ है। और यहाँ एक ये नीचे लाइन लिखी हुई है कि मार्क्स वुड बी अपलोडेड टू द स्कूल्स फॉर ईच सब्जेक्ट ऑन सीबीएसई पोर्टल। तो दोनों टर्म्स के जो रिजल्ट हैं, जो नंबर हैं, वो हमें फिर बाद में सीबीएसई के पोर्टल पर भी अपलोड करने हैं। तो ये हम सारा रिकॉर्ड करेंगे हम इसको पोर्टल में। तो ये 10 के तो ये है। और 11 और 12 के लिए जो जो सब्जेक्ट हैं मैंने वो हाईलाइट की। जैसे मैथ्स में करना है तो मैथ्स में ये है टर्म फर्स्ट के लिए जो टेस्ट है वो 5 नंबर का है। टेस्ट तीन ही होने हैं। एक टेस्ट होना है फर्स्ट टर्म में, दो टेस्ट होते हैं थर्ड सेकंड टर्म में। तो 5 नंबर का टेस्ट हो गया। और जो मैथ एक्टिविटी है वो भी 5 नंबर की है। तो मैथ एक्टिविटी जो रिकॉर्ड है इसका, उसके नंबर। और टर्म के लास्ट पे जो एक्टिविटी मैंने कराई है उस एक्टिविटी को मैं वापस एक बार कराऊंगा और टर्म में। और उस पर वाइवा वॉइसी अगर मैं लूँ तो उसके 5 नंबर होंगे। तो कुल मिला के 10 नंबर का मेरा मैथ्स में हो गया। ऐसा ही सेकंड टर्म में भी है। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जियोग्राफी जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अभी तक हम क्या करते थे ना, उत्तराखंड बोर्ड में ये करते थे कि 30 नंबर का प्रैक्टिकल हम छमाही में भी करते थे, 30 नंबर का प्रैक्टिकल हम एनुअल में भी करते थे। तो सीबीएसई में ऐसा नहीं करना है। सीबीएसई में ये कह रहा है कि जो प्रैक्टिकल हैं वो सिलेबस में लिखे हुए हैं प्रैक्टिकल। तो 15 नंबर का फर्स्ट टर्म में करोगे और 15 नंबर का सेकंड टर्म में करोगे। उसने ये भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट टर्म में कौन कौन से प्रैक्टिकल आप कराएंगे। तो सब कुछ लिखा हुआ है। तो फर्स्ट टर्म में ये देखा 15 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। और प्रैक्टिकल जो पूरा सिलेबस है उसी के आधार पर होगा। अगर बच्चे स्कूल आए तब तो प्रैक्टिकल होंगे। और अगर बच्चे स्कूल नहीं आए तो प्रैक्टिकल नहीं हो पाए तो आप पेन और पेपर से उनका एग्जाम लेंगे। तो पेन पेपर असेसमेंट में प्रैक्टिकल से ही आप क्वेश्चन बनाएंगे, प्रैक्टिकल के सिलेबस से। और उसी पे आधारित एक पेपर बना लेंगे आप 15 नंबर का। उससे ये होगा। ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन। वो बाद में जैसा भी होगा उसका अलग से डिटेल आएगा। ऐसे सेकंड टर्म में भी 15 नंबर का ये प्रैक्टिकल रहेगा। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो जैसे मैं कह रहा था हाईलाइट मैंने की है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। इन दोनों में क्या खासियत है कि इसमें एक ही प्रोजेक्ट बनेगा और ये पूरा प्रोजेक्ट साल भर चलेगा। तो और मार्किंग कैसे होगी, फर्स्ट टर्म में 10 नंबर की मार्किंग और सेकंड टर्म में भी 10 नंबर की मार्किंग। प्रोजेक्ट एक ही बनना है, एक ही प्रोजेक्ट बनना है। और फर्स्ट टर्म में 10 नंबर का और सेकंड टर्म में 10 नंबर की उसकी मार्किंग होनी है। कैसे होना है अभी आगे इसका एनेक्सर में दिया हुआ है। तो ये हमारा एक सब्जेक्ट ये था। अभी मैं आगे आ रहा हूँ इस पर कि एक प्रोजेक्ट कैसे बनना है, उसमें सारी टाइमलाइन भी उसमें दी हुई है। और तो और दूसरा, फिर लैंग्वेजेस वाले जो सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेजेस वाले सब्जेक्ट में कैसे असेसमेंट होगा। तो लैंग्वेजेस वाले में जो फर्स्ट टर्म में है 10 नंबर का होना है। 20 नंबर का है ना, क्योंकि लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट भी 80 नंबर की रिटर्न होती है। तो 20 नंबर का इंटरनल होगा उसमें। 10 नंबर का फर्स्ट टर्म में, 10 नंबर का सेकंड टर्म में। तो अगर स्कूल खुले तो इन पर्सन होगा ये सब। इन पर्सन मीन्स जैसे बच्चा हमारे सामने है, बच्चे का हम असेसमेंट कर लेंगे। और अगर स्कूल नहीं खुले उन दिनों ऑनलाइन होगा यही काम। ठीक है। और सेकंड टर्म में भी बिल्कुल ऐसा ही है। 10 नंबर का ही है। फर्स्ट टर्म में 10 नंबर, सेकंड टर्म में 10 नंबर। और इस जो लैंग्वेज वाले में है, लैंग्वेज वाले में मार्किंग कैसे होगी और कैसे ये इसका इवेल्यूशन करेंगे ये सब आगे दिया हुआ है। उसको मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे अभी। तो हमारे इसमें तो इतने सब्जेक्ट हैं। सारे सब्जेक्ट इसमें आगे होंगे और नहीं आए होंगे तो फिर उसको हम दोबारा ढूंढ लेंगे। अब मैं जैसा कह रहा था ना कि ये एनेक्चर में इसने ये दिया हुआ है कि गाइडलाइन दी है कि प्रोजेक्ट कैसे तैयार कराएं। तो जैसा हमारा पूरा साल भर चलने वाला प्रोजेक्ट है इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का, तो ये जैसे मैंने कहा था कि इसका एक ही प्रोजेक्ट बनना है। और वो प्रोजेक्ट कैसे बनेगा इसमें सारी गाइडलाइन दी है। तो जैसे मैंने अभी कहा था कि मैं पीडीएफ आपको अभी भेज रहा हूँ ये वाली। तो अपने अपने सब्जेक्ट का इसमें आप ढूंढ लीजिए और इसको समझ लेंगे।
तो टीचर का रोल क्या है, उसके लिए एक वेबसाइट भी दी है इसने कि इस वेबसाइट में जाके आप सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा कि क्या क्या प्रोजेक्ट बना सकते हैं, प्रोजेक्ट में क्या क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये सब कुछ लिखा हुआ है। और स्टेप इसका ये है कि हम प्रोजेक्ट कैसे करें कि एक टॉपिक चूज करें, फिर रिसर्च मटेरियल इकट्ठा करें, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करें, उसके बाद उसको लिखें, जो हमने डाटा इकट्ठा किया है उसको लिखना है, फिर उसका एनालाइज एनालाइज करें उस डाटा को, या उसका कंक्लूजन निकालें कुछ कि क्या हमने किया है ये डाटा में, और उसके बाद अपना कंक्लूजन लिखना है कि क्या हमें पाया, हमने क्या पाया। और लास्ट में ये आपके सामने प्रेजेंटेशन करेगा बच्चा इसका, आपको समझाएगा कि क्या किया इसका, प्रोजेक्ट में क्या किया है इसने। तो इसमें जो प्रोजेक्ट है कैसे बनाएगा ये सब लिखा हुआ है। जो प्रेजेंटेशन है वो पावर पॉइंट में हो सकता है, कंप्यूटर में आपको दिखा सकता है, कोई प्रदर्शनी आप लगा सकते हैं, छोटा कोई अभिनय कर सकता है, कोई एल्बम बना सकता है, कोई फाइल्स बना सकता है, कोई सॉन्ग या डांस दिखा सकता है, कोई कल्चरल शो दिखा सकता है, स्टोरी टेलिंग हो सकती है, क्योंकि ये सब कुछ हो सकता है, डिबेट हो सकता है, कोई पैनल डिस्कशन हो सकता है, पेपर प्रेजेंटेशन हो सकता है, कागज में लिखा हुआ उसने कोई प्रोजेक्ट वो आपको कर सकता है। तो सो ऑन सो फोर्थ बहुत है ये। अब इसमें जो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना बढ़िया इसने दिया है, देखिए जुलाई तक सितंबर तक क्या काम होना है वो यहाँ लिखा हुआ है। और जो असेसमेंट का रूल है, ये जो रूब्रिक लिखा है, रूब्रिक मीन्स मैंने देखा था तो रूल कहते हैं इसे, रूल। तो रूल जो है वो ऐसा है कि 5 नंबर का हो गया इसका असेसमेंट। ये क्या क्या करना है जुलाई से लेके सितंबर तक प्रोजेक्ट में आपका जो साल भर चलने वाला है वो है, और असेसमेंट इसका कैसे करना है वो ये है। तो 5 नंबर इसके देने हैं। अक्टूबर और नवंबर में आप जो इसका असेसमेंट करेंगे वो ऐसे करेंगे, इन बिंदुओं पर करेंगे, ऐसे मार्क्स देंगे, तो 5 नंबर ये हो गए। तो दोनों मिला के फर्स्ट टर्म के लिए 10 नंबर हो गए। अब आइए देखिए सेकेंड टर्म में, प्रोजेक्ट तो एक ही है, तो सेकेंड टर्म में दिसंबर और जनवरी में ये काम करेगा बच्चा, इस पर आप मार्किंग करेंगे 5 नंबर की। ऐसे ही जनवरी फरवरी में फाइनल सबमिशन होगा इसका। और एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, एक्सटर्नल तो शायद ये 12th के लिए ही होगा या 10th के लिए होगा, तो बाकी इंटरनल प्रोजेक्ट इसका एवेलुएट हो जाएगा लास्ट 5 नंबर, तो 10 नंबर इस टर्म में भी हो गए, पाँच ही ऐसे मिला के। तो ऐसे होना है। और इसमें वाइवा वॉइसी भी होना है एक, मतलब जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट पे आप वाइवा लेके भी उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, लास्ट वाले में है ना ये वाइवा। तो जो लास्ट है उसमें वाइवा लेना है। जो लास्ट जो आपका जो साल भर चलने वाला प्रोजेक्ट है उसका लास्ट जो इवेल्यूशन होगा वो वाइवा से भी होगा। तो सारी इसमें रूल्स लिखे हुए हैं सर, हम सब लोग इसे देख लेंगे एक बार। और जैसा मैंने कहा था, लैंग्वेज वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में एक एएलएस है, ये एएलएस लिखा हुआ इसमें है, असेसमेंट फॉर लर्निंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग। देखिए जो हम पेन और पेपर में लिखवाते हैं, तो दो जो बच्चे के स्किल हैं उनका टेस्ट तो हो जाता है, रीडिंग का और राइटिंग का। क्योंकि पेपर पढ़ता है, वो पेपर पढ़ के वो लिख लेता है, तो रीडिंग राइटिंग का तो उसका असेसमेंट वैसे हो जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि लैंग्वेज में लिसनिंग की भी बड़ी आवश्यकता है और स्पीकिंग की भी बड़ी आवश्यकता है। तो लिसनिंग और स्पीकिंग इसका टेस्ट कैसे करें, तो उसने सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, सारी चीजें दी हुई है, 9 10 में कैसे करना है सब कुछ लिखा हुआ है। और कोई भी आपको सहायता चाहिए तो इस लिंक पे जाके, ये कह रहा है कि एक ये कोई सर्कुलर है ये, तो इसमें सारा आपको डिटेल मिल जाएगी। तो इसको भी हम डाउनलोड कर लेंगे, अपने सब्जेक्ट के लिए तो करना ही पड़ेगा हमें। तो इसमें पढ़ लेंगे हम कि क्या क्या चीजें करनी है, कैसे हमें क्या एक्टिविटी करनी है। और एक ये बुक कह रहा है एक्टिविटीज के लिए, इंटरेक्शंस करके एनसीईआरटी ने ये बुक निकाली है। तो ये इंटरेक्शन भी हम इस वाले वेबसाइट से अगर हम डाउनलोड कर लें तो हमें इसमें और सहायता मिल जाएगी कि हम कैसे इसका असेसमेंट करें। और पैरामीटर फॉर असेसमेंट, कि असेसमेंट हम कह रहे कैसे, ये लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में हम कैसे करें, तो ये सब लिखा हुआ है। तो मैं शॉर्ट में एक बात बता दूं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो मैं समझा हूँ वो कैसे इसने करना है। वो ये कह रहा है कि एक साइड में आप, ये दिखा रहा हूँ एक साइड में, तो आप कह रहा है कि जिसमें, अभी एक मिनट, हाँ लास्ट में लिखा होगा कहीं, इसने एक दिया है, वो मैं एक बार जितना मैं समझा हूँ वो मैं कह दूं सर। और बाकी तो लैंग्वेज से तो हमारा दूर दूर से कोई नाता नहीं है, तो आप लोग ज़्यादा अच्छी तरह से इसे समझ पाएंगे। जैसे इसमें ये है कि ये कह रहा है कि इसमें ये दिया हुआ, हाँ ये दिया था, कहाँ गया, ये लिखा था, ये कह रहा था जैसे एक साइड तो आप वो
क्वालिटीज लिख लीजिए जिसमें आप बच्चे को एसेस करना चाहते हैं। जैसे इसमें लिखा है, ये सैंपल है, ये आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कोई थिएटर कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, कोई रोल प्ले कर रहा है, कोई ओरल प्रेजेंटेशन कर रहा है, या इंटरव्यू ले रहा है, या कोई ऑनलाइन कोई चीज आपको भेज रहा है, पॉडकास्ट कहते हैं ना उसे, ऑनलाइन अगर कोई फाइल भेज रहा हो तो उसका जैसे आपने पहले तो ये लिख लेने हैं कि क्या किन किन बातों पर आप उसका असेसमेंट करेंगे। जैसे टाइम लिमिट है, कंटेंट कैसा है, क्रिएटिविटी कैसी है, ये इसने सजेस्ट किया है, कोई जरूरी नहीं है आप ऐसा ही करें। फिर तैयारी कैसी है बच्चे की, ठीक है ना, स्पीच में क्लैरिटी है या नहीं है, और वो कैसा उसका प्रिपरेशन है, हाव भाव कैसे हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, और कैसा प्रेजेंट कर रहा है। वो पोर्टफोलियो मीन्स जो चीजें वो लाया है प्रेजेंट करने के लिए, जो प्रोजेक्ट करके लाया है वो कैसा है। तो माना आपने इतने पॉइंट उसके असेसमेंट के लिए लिख लिए, तो कह रहा बाएं बाएं साइड में तो आप ऐसे लिख लो, कह रहा है इसको ऐसे, और दाएं साइड में मतलब पढ़ने के ऊपर से 1 2 3 4 5, वैसे तो इसने लिखा है कि इवन नंबर के कॉलम बनाइए, पता नहीं इसने 5 क्यों बना दिए। इवन नंबर कॉलम बना दो कह रहा है, और इवन नंबर में ये लिख दो कह रहा है कि कैसे प्रेजेंट कर रहा है ये। जैसे टाइम लिमिट में आपने माना 5 मिनट रखा, तो 5 मिनट से ज्यादा है, 4 और 5 मिनट के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है, 2 या 3 मिनट के बीच में है, या ये बिल्कुल टाइम पर आया, टाइम पर इसने अपना प्रेजेंटेशन पूरा किया, तो इस पर इस आप नंबर दे सकते हैं, ये कह रहा था। तो मार्किंग स्कीम इसने ऐसे रखी है। और सारा रिकॉर्ड, ये कह रहा है कि सारा रिकॉर्ड स्कूल में रखा जाना है एग्जाम के 3 महीने तक, एग्जाम खत्म होने के, रिजल्ट डिक्लेयर होने के 3 महीने तक सारा रिकॉर्ड स्कूल में रख के आना है। तो ये जो उस दिन वेबिनार हुआ था, इस वेबिनार से सर मैं इतनी चीजें समझ पाया हूँ। और मैंने सोचा कि अब चूंकि करना तो हम सबको मिलजुल के ही है, और जैसे अब मैं मैथमेटिक्स से है ना, तो मैं अपने विषय तो कर लूंगा, जितना मैं समझा मैं अपने विषय को समझ के कर सकता हूँ। अब लेकिन हिंदी में कैसे करते हैं, अंग्रेजी में कैसे करते हैं, या बायोलॉजी में कैसे करते हैं, ये समझना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। या स्कूल में पेंटिंग में कैसे करते हैं ये काम, इंटरनल असेसमेंट, तो ये तो सब्जेक्ट टीचर को ही समझना होगा। तो हम सब लोग मिलजुल के मतलब इसको समझ लेंगे, और जैसा एनसीईआरटी हमसे चाह रहा है वैसा हम इसमें कर लेंगे। तो एक बार फिर मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ सर कि मैंने आपका संडे खराब किया, लेकिन चूंकि सीबीएसई बन गया है अब, तो हमें ये थोड़ा सीख लें तो अच्छा ही है। ठीक है ना सर? तो ठीक है, आपका दिन अच्छा रहे। नमस्कार।